बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नसीब वो देगा जो आपके नसीब में होगा, मेहनत वो देगा जो आपको चाहिए होगा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं शशि। किसान भाइयों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी तथा मुर्गी पालन से लाभ, साथ ही पशुओं में रोग लग जाने से निदान आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खेती के लिए किसानों को अब हर महीने दी जाएगी 100 यूनिट मुफ्त बिजली। बागवानी खेती के लिए अनुदान पर हैं कई सुविधाएं उपलब्ध। गर्मा फूल गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद अरली कुमारी। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कृषि और किसान की तरक्की के लिए कई नई योजना शुरू करने जा रही है। इसमें किसानों को कृषि कार्य के लिए हर महीने 100 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा। इसके अलावा गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत किसानों से गोबर खरीदकर बायोगैस और जैविक खाद बनाया जाएगा। सिंचाई के लिए जल निधि योजना के तहत विशेष सिंचाई सुविधा के लिए 1766 डीप बोरिंग कराई जाएगी, जबकि 1963 छोटा तालाब यानी परकोलेशन टैंक का निर्माण किया जाएगा। झारखंड राज्य बागवानी मिशन साहेबगंज, गोड्डा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कोडरमा और गढ़वा जैसे गैर कार्यान्वित जिलों में परियोजना आधारित कार्य अवयवों की स्थापना के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इन अवयवों में मशरूम उत्पादन इकाई, कवक उत्पादन इकाई, खाद निर्माण इकाई, प्री कूलिंग यूनिट, कोल्ड रूम, मोबाइल प्री कूलिंग यूनिट और कोल्ड स्टोरेज शामिल हैं। साथ ही खुदरा बाजार, दुकान, ग्रेडिंग, पैकिंग यूनिट जैसे विपणन ढांचे के निर्माण के लिए अनुदान दिया जाएगा। इससे लाभ लेने के लिए राज्य उद्यान निदेशक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, आप कीट नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशी का उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप अपने घर में ही नीम की पत्ती और गौमूत्र को मिलाकर तरल कीटनाशी घोल तैयार कर सकते हैं। कीट नियंत्रण के लिए 1 भाग नीम की पत्ती और गौमूत्र के घोल को 40 भाग पानी में मिलाकर फसल पर छिड़काव करें। देखिए, ये बहुत ही एक आसान तरीका है गौमूत्र से और नीम की पत्ती से कीटनाशक बनाना। इसके लिए किसान भाई एक घड़ा ले लें। घड़े में 5 लीटर घड़ा हो तो उसमें 5 लीटर गोमूत्र, ताज़ा गोमूत्र ले लें खास करके हैं। अगर देसी गाय का गोमूत्र मिलता है तो ज़्यादा ही अच्छा है, वैसे और भी आप ले सकते हैं। और उसमें जो है नीम के पत्ते ले लें ताज़े, वो भी ताज़े पत्ते नीम को ले लें, उसको चॉप कर लें, काट लें और काटने के बाद जितना पत्ता उसमें डूब जाता है डालें उसमें, ताकि वो देखें कि पूरा नीम के पत्ता जो है वो गोमूत्र से के अंदर आ जाए, डूब जाए। और उसको फिर घड़े को एक सील करके 21 दिन के लिए आप किसी छायादार स्थान में रख दीजिए और 21 दिन के उपरांत आप एक डंडा ले लीजिए। डंडा लेकर के उसको घोल को पूरा मिला दीजिए, ताकि जो नीम के पत्ते का जो अर्क है वो गोमूत्र में आ जाए। और उसके बाद छान करके आप बोतल में भर के रख भी सकते हैं। जब भी किसान भाई आपको छिड़काव करना हो तो 1 भाग वो नीम से जो दवा बनाए हैं हम गोमूत्र और नीम से, और उसमें 40 भाग पानी मिला करके उसका आप छिड़काव करें। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। इसको मैं किसान भाई को यहाँ ध्यान रखना है कि सीधे इसको नहीं छिड़क देना है गोमूत्र और नीम से पत्ते से जो आपने पानी निकाला। इससे क्या होगा, पौधे आपके जल जाएंगे। उसमें 40 भाग कम से कम पानी मिलाना। किसान भाइयों, फूलगोभी की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए मार्च तक बुआई का काम पूरा कर लें। झारखंड में गर्मा फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद अरली कुमारी लगाएं। फूलगोभी की बुआई में 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। गर्मा फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद अरली कुमारी लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान खेत की तैयारी करने और खरपतवार नियंत्रण के लिए कृषि उपकरण बक्खर का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है।
आज हम जानेंगे मिर्च फसल में फल छेदक कीटों के रोकथाम के उपाय के बारे में। किसान भाइयों, मिर्च फसल में फूल से फल बनने के दौरान फल छेदक कीट लगने का खतरा बढ़ जाता है। मिर्च फसल में फल छेदक कीटों का प्रकोप हो तो इसके रोकथाम के लिए प्रति हेक्टेयर की दर से 500 मिलीलीटर इंडोक्साकार्ब दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए चलते हैं किसान के गांव। रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों को देखने के बाद दुबला बेड़ा ग्राम के हरिचरण बेदिया ने अपने आप को प्राकृतिक खेती से जोड़ लिया है। उनका मानना है कि रासायनिक खेती से इंसान गंभीर बीमारियों से घिर जाता है, अतः ऐसी खेती स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यही वजह है कि उन्होंने अपने आप को प्राकृतिक खेती से जोड़ लिया है और इसके लिए वो स्वयं प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर खाद एवं दवाओं का निर्माण कर रहे हैं। अपना से खाद उद बनाते हैं, कुछ सड़ा उड़ा घास हो गया, पत्ता उता सबको सड़ा करके डालते हैं। हम भी डाले हैं सड़ा कर पूरा। जैविक खेती का कर रहे हैं कि बीमारी बढ़ता जा रहा है, इसीलिए रासायनिक खाद डाल डाल के तरह तरह की बीमारी हो रहा है। इसीलिए सोचे कि एक बार जैविक करके देखते हैं, खुद के खाते हैं, इसीलिए सोचे कि जैविक एक बार करते हैं। हाँ, उत्पादन तो फर्स्ट में कम होता है, और धीरे धीरे जब बारी में जो खेत में पूरा हो जाता है गोबर खाद का मात्रा पूरा, तो फिर अच्छा उपज होता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि समाचार, मंडी भाव, साथ ही अगले 24 घंटे के अंदर मौसम के मिजाज को जाना। आइए यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा विराम। बने रहिए आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के साथ। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है।
ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बकरी तथा मुर्गी पालन करके आज हमारे किसान भाई काफी लाभ कमा रहे हैं। हमारे भारत सरकार ने मनरेगा के तहत हमारे किसानों को ऐसी बहुत सारी सुविधाएं मुहैया करा रही है, जिससे हमारे किसान को काफ़ी लाभ मिल रहे हैं, जिसमें से एक है बकरी तथा मुर्गी पालन। जी हाँ, बकरी तथा मुर्गी पालन करके हमारे किसान और अधिक कितना लाभ कमा सकते हैं, जानने के लिए आइए सीधे रुख करते हैं विशेषज्ञ की ओर। आज हम जानेंगे कि ग्रामीण परिवेश में मुर्गी और बकरी का पालन कैसे करें और उससे फ़ायदा कैसे हो। इस बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ वैज्ञानिक के तौर पर डॉक्टर MK गुप्ता जी हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्र में अभी देखा जाए तो कृषि को लेकर के लोग ज़्यादा ये हो गए हैं और पशुपालन की ओर ज़्यादा मूव कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सबसे आसान होता है मुर्गी और बकरी पालन करना, तो ये कैसे शुरुआत करें और इसकी क्या कुछ व्यवस्था है, इस बारे में। जी हाँ, देखिए आपने बहुत सही आपने सवाल किया है, क्योंकि सरकार का भी ध्यान है कि आप पशुपालन एक बहुत अहम क्षेत्र है जिसमें कि आप सरकार किसानों के आय को दुगना कर सकते हैं। तो पशुपालन में आप गाय पालते हैं, मुर्गियां पालते हैं, बकरी पालते हैं और साथ में खेती किसानी भी करते हैं, तो उसको हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो उस क्षेत्र में भी जा सकते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, और जिनके पास कम ज़मीन है तो वो क्योंकि बकरियां बाहर चरती हैं तो आप आसानी से उनको बकरियों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपको उससे फ़ायदा लेना है तो 2-4 बकरियां रखने से नहीं होगा, आपको उसका व्यवसायीकरण करना होगा, अच्छे नस्ल के बकरियों को लाना होगा, उनके रख रखाव पे, उनके खान पीन पे थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसे कि अभी क्या होता है, गांव में लोग चरने के लिए छोड़ देते हैं, फिर आकर के घर में रहता है, फिर बचा कुचा खिला दिया, वैसा नहीं। अगर आपको उससे फ़ायदा लेना है तो कम से कम 200-250 ग्राम उसको दाना भी दीजिए ताकि उसका हेल्थ अच्छा हो। और अगर हेल्थ अच्छा होगा तो फिर वो बार बार हीट में आएगी, साल में 2 बार बच्चे देंगी, तो खुद ब खुद आपका जो है वो व्यवसायीकरण हो जाएगा। अगर आप 2 साल तक अच्छे से अगर आप बकरी पालन करते हैं इस ध्येय के साथ कि मेरे को बकरियां बढ़ानी है या मुर्गी बढ़ाना है, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और उसके लिए हर जो मैनेजमेंट के लिए जो चीज़ चाहिए, अच्छा दाना दीजिए, उसको टीकाकरण करा के रखाइए, क्योंकि एक बार अगर बकरियां मर जाती हैं तो फिर किसान हतोत्साहित हो जाते हैं, फिर उनको शुरू से शुरू करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन करेंगे और मुर्गी पालन करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और यहाँ मैं ये भी कह दूँ कि इसमें ट्रेनिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। लोग वहाँ पे KVK में भी ट्रेनिंग देते हैं, और नहीं तो आप हमारे वेटनरी कॉलेज में आइए, एक्सटेंशन विभाग में आप 7 दिन तक यहाँ रह करके आप ट्रेनिंग ले लीजिए। आपको सारे उसमें बातें बताई जाएंगी कि बकरियों को क्या दाना देना चाहिए, किस तरह से बच्चा होने के बाद में उसका ख्याल रखना चाहिए, किन किन बीमारियों से रोकने के लिए टीकाकरण उपलब्ध है। तो वैज्ञानिक तरीका अपनाना बहुत ज़रूरी है। सर, किसानों को तो ट्रेनिंग तो आप लोग दिलवा ही देते हैं और मिल ही जाता है, और अभी बहुत सारे किसान हैं जिनके पास पूंजी का अभाव होता है। जी। और सरकार की बहुत सारी योजनाएं आ रही है, तो उस योजनाओं का उनको लाभ कैसे मिले और क्या कुछ मुर्गी पालन या बकरी पालन में सब्सिडी है, इस बारे में भी बताएं। हाँ, पशुधन योजना में बकरियों के लिए भी सब्सिडाइज आपको मिलता है और मुर्गियों के लिए भी धनराशि मिलती है सरकार से। अब तो सरकार ने फार्म बनाने के लिए भी पैसा देना शुरू कर दिया है सब्सिडाइज रेट पे, कि आपको 400 मुर्गी पालने के लिए 400 स्क्वायर फीट का घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक का आपको उसमें सब्सिडी के साथ में पैसा देने का उपाय किया गया है। और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए उनको ब्लॉक ऑफिस में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जो ब्लॉक एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर हैं उनसे आप बात करें, क्योंकि सबको नहीं मिलता है, सिलेक्टेड लोगों को मिलता है। उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, वो उसको देखते हुए आप उसमें अप्लाई करें
और अगर वो नहीं भी मिल रहा है तो हतोत्साहित नहीं, थोड़ा सा पूंजी आप इन्वेस्ट करें और जो हमारे जो वेटनरी डॉक्टर्स वहाँ पर हैं उनसे बराबर मदद लेते रहें, टीकाकरण सही समय पे करें, कृमिनाशक दवा उनको सही समय पे दें, 200-250 ग्राम उसको रोज़ दाना दे दें चराने के अलावा, और बीमारियों से बचने के लिए जो टीका उपलब्ध है वो करें तो बहुत ही फ़ायदा रहेगा उनको। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, किसान तो मुर्गी पालन कर लेते हैं, बकरी पालन करते ही आ रहे हैं, लेकिन अगर नस्लों की बात करें और ख़ासकर झारखंड की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कौन सा नस्ल उत्तम होगा कि जिनसे ज़्यादा मुनाफा उनको मिल सके? देखिए, नस्ल तो अब एक बहुत बढ़िया मार्केट बन गया है, लोगों में अब प्रवृत्ति भी है कि आप नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं, बकरी के मांस को बहुत पसंद किया जाता है और महंगा मिलता भी है। तो जो बकरियां ज़्यादा जल्दी प्रजनन में जाती हैं और साल में 2 बार बच्चा देती हैं वो ब्लैक बंगाल जो नस्ल है वो है। और अगर दूध की ओर आपको जाना है तो बीटल है, बारबरी है, जामनापारी है, उसमें बकरियां बड़ी भी होती हैं, दूध भी वो ज़्यादा देती हैं। तो आपको किसान भाई को ये चुनना होगा कि वो किस ओर जाना चाहते हैं, लेकिन दूध से बहुत फ़ायदा नहीं हो सकता है, तो इसीलिए वो हमारे क्षेत्र में ज़्यादा अगर आप देखें तो फ़ायदा आपको ब्लैक बंगाल बकरियों से ही मिलेगा, उसी का पालन करें। मुर्गियों का जहाँ तक सवाल है, मुर्गियों को भी व्यवसायी करना बहुत ज़रूरी है। खासकर हम लोग बात शहरी क्षेत्र की नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र की। और हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में आंगन में लोग मुर्गियाँ पालती हैं, 10 मुर्गियाँ पाल लिया, 5 मुर्गियाँ पाल लिया। मैं फिर कहूँगा कि उससे उनको फ़ायदा नहीं होने वाला है। उसमें फिर वो टीकाकरण नहीं कराते हैं, रानीखेत बीमारी हो गया, कोई भी रोग हुआ, सारी मुर्गियाँ मर गई, फिर 4 चूजा पाल लिया। ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो आपको पसंद है उस तरह की मुर्गियों के नस्ल उपलब्ध हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कॉलेज से झारसिम जो नस्ल है वो डेवलप किया गया है, जो बिल्कुल देसी मुर्गी जैसा दिखती है, लेकिन उनमें मांस उत्पादकता की क्षमता ज़्यादा है, उनमें अंडा उत्पादकता की क्षमता ज़्यादा है। अन्य और भी मुर्गियाँ हैं, जैसे कड़कनाथ की बात आप करें, वो उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलता है। असील मुर्गियाँ हैं, उसका एक मुर्गियों का दाम 10,000-8,000 रुपये है। तो मुर्गियों का नंबर बढ़ाएं, उनका जो आप घर बनाते हैं, छोटा सा ही घर बनाइए, लेकिन उसका पक्का फ्लोरिंग कीजिए। 100 मुर्गियाँ लेकर के चलिए आप, उसका टीका आता है, छोटे 100 डोज का टीका आता है, उसमें रानीखेत का टीका, गंबोरो रोग का टीका और ब्रोंकाइटिस का टीका। ये टीका अगर आप करा लेंगे तो बीमारियां नहीं होंगी। बाकी जो बीमारियां वो दवा से कंट्रोल हो सकता है। और हमारे यहाँ कॉलेज में सुविधा उपलब्ध है पोस्टमार्टम कराने की। मुर्गियों के रोग से संबंधित कोई भी मन में आपके अगर कोई शंका आ रही है, आप आकर के मिले हमारे यहाँ पैथोलॉजी विभाग में, मेरे से आकर के आप मिलिए, मैं सारे शंकाओं का समाधान आपको बता दूंगा। और अगर मुर्गियाँ मर गई हैं तो 2-4 मुर्गियाँ साथ में लेते आइए, हम उसका पोस्टमार्टम करके, और जो भी रोग है उसका पहले पता चलना बहुत ज़रूरी होता है, और फिर जो इलाज उपलब्ध है बाज़ार में वो हम आपको तकनीकी रूप से सही इलाज आपको बताएंगे। देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी बातें बताई। अगर आप मुर्गी और बकरी का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग तो लें ही लें, साथ से इनका सहयोग भी लें, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा ये उपलब्ध रहेंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम में और इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जोहार। हमारे किसान भाई खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। अगर हमारे किसान भाई पशुपालन कर रहे हैं तो समय समय पर उसकी देखभाल करने की आवश्यकता हमारे किसानों को बढ़ जाती है, क्योंकि अगर समय समय पर देखभाल नहीं करेंगे तो उन्हें कभी कभी रोग भी लग जाती है। तो रोग लगने से पहले ही अगर इसका निदान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारण से रोग लग जाती है तो सबसे पहले हमारे किसान भाई झुंड से मवेशियों को अलग कर दें और उसके बाद उपचार करना शुरू कर दें। उपचार करने के लिए हमारे किसान भाई क्या करें, जानने के लिए आइए सीधे चलते हैं विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पशुओं में रोग और उसके निदान के बारे में, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान भाई पशुपालन करते हैं वह इस समस्या से 2-4 होते रहते हैं। तो इस समस्या का निदान भी जानना उनके लिए ज़रूरी है। और इस महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हैं डॉक्टर M.K. गुप्ता। जैसा कि आज का हमारा विषय है कि पशुओं में जो रोग लगते हैं उसका क्या उपाय है, और खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे झारखंड में बकरी है, मुर्गी है या गाय है, भैंस है, इस तरह के जानवर रखते हैं। तो अगर बड़े जानवरों की बात करें, दुधारू जानवरों की बात करें, तो मुख्य रूप से क्या समस्या आती है सर, और खासकर अभी के संदर्भ में? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है कि हमारे झारखंड राज्य में किस तरह की बीमारियाँ होती हैं मवेशियों में। तो हमें आपको बता दें कि जो सबसे प्रमुख बीमारी है वो FMD का बीमारी बहुत ही घातक होता है, और उसमें जानवर का दूध काफ़ी कम हो जाता है, उसमें अबॉर्शन बच्चा गिर सकता है, और बुखार काफ़ी दिनों तक रहता है। तो उसको तो निदान करना आसान है, क्योंकि उसमें जो लक्षण आते हैं वो पैर के ऊपर या मुंह में छाले पड़ जाते हैं,
तो उसमें कोई परेशानी नहीं होती है, सभी जान जाते हैं और वो एक आउटब्रेक की तरह होता है और गांव के कई मवेशी उससे फिर पीड़ित हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पर कि निदान की खास आवश्यकता होती है वो उसको हम कहते हैं रक्त परिजीवी रोग। वो 4 बहुत महत्वपूर्ण रोग हैं जिसे कि हम थैलेरिया कहते हैं, बेबेसिया है, ट्रिपैनोसोमियासिस है और एनाप्लाज्मा है। इन चारों बीमारियों में और अगर देशज भाषा में बात करें सर जी, इन बीमारी चूंकि ये साइंटिफिक नेम्स हैं जी, और किसानों के संदर्भ में अगर बात करें तो लक्षण के साथ में अगर बता पाएं कि ये रोग किस तरह से और किस नाम से प्रचलित है। जी, ये चारों इसी नाम से प्रचलित हैं और किसान इनसे वाकिफ़ हैं, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है, क्योंकि वो गाय काफ़ी दिनों से पाल रहे हैं। तो इसमें जो थैलेरिया रोग होता है वो ये सारे रोग रक्त परिजीवी के हैं और आरबीसी को डैमेज करते हैं, तो इनमें खून की बहुत कमी हो जाती है सारे जो पीड़ित जो जानवर होते हैं उनमें। और इसमें जो एक कॉमन बात है कि सब में बुखार होता है, तेज़ बुखार हो जाता है, लेकिन थैलेरिया रोग में उनका जो ग्रंथि होता है, गिल्टी होता है, लिम्फ नोड, उसका बड़ा हो जाना बहुत खास देखा जाता है। उसी तरह से बेबेसिया रोग में बुखार के साथ में लाल पेशाब होना बहुत कॉमन देखा जाता है हम लोगों में। और जो सर्रा रोग होता है उसमें जानवरों में जो है ना नर्वस जो स्नायु तंत्र का जो परेशानी है वो घूमने लगेगा, सिर को दांत में धक्का मारेगा या रस्सी खींच करके रखेगा। एबनॉर्मल बिहेवियर। हाँ, एबनॉर्मल नर्वस बिहेवियर, मतलब नर्व जो होता है ना उसका उसमें खामी आ जाती है। और एनाप्लाज्मा जो रोग है उसमें बुखार के साथ बहुत तेज़ी से खून की कमी हो जाती है। तो इन चारों के इलाज में अगर आप देर करेंगे तो इसमें मौत हो जाने की बहुत चांसेस रहते हैं, जानवर के मरने की बहुत आशंका रहती है। तो इसके लिए सबसे अच्छा रहता है कि जैसे बुखार हो तो उसके खून का जांच कराया जाता है। और मैं मानता हूं कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो पशुपालक हैं उनके लिए ये सुविधा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर सरकार इस पर ध्यान दे और वहाँ पर एक लैब का इंतज़ाम करे सभी जगह पे तो वो बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो वहाँ पे जो भी आपके कंपाउंडर हैं चाहे डॉक्टर, उनसे एक स्लाइड बना करके अगर आप हमारे विश्वविद्यालय में भेज दें पैथोलॉजी विभाग में, तो हम उसमें देख करके 1 दिन के अंदर बता देंगे कि इसको कौन सा रोग है और या वो रोग है भी कि नहीं है, क्योंकि कई कारणों से बुखार होता है, पेशाब में भी इन्फेक्शन हो सकता है, उसके चलते ही बुखार होता है, तो वो पता चल जाएगा और फिर उसका इलाज हो जाएगा। और मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कि जो थैलेरिया का जो दवा है वो काफ़ी महंगा आता है, 2000 रुपये का डोज आता है और बीमारी है ही नहीं, अगर आपने उसको लगा दिया तो आपका पैसा बर्बाद जाएगा, बुखार भी नहीं ठीक होगा। तो इसीलिए जांच की आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा है, जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे शहरों में भी नहीं हुआ है, लेकिन पहले की अपेक्षा अब लोगों में काफ़ी जागरूकता यानी कि सीधे दवा पे ना जाए, पहले जांच कराने उसके बाद बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर पतला गोबर हो रहा है तो आप गोबर जांच करा के पता लगा लें कि किस कारण से हो रहा है। वो जीवाणु के चलते हो सकता है, विषाणु के चलते हो सकता है, कृमि के चलते हो सकता है। कृमि में भी कई प्रकार होते हैं तो उनके दवा अलग अलग होते हैं, तो आपको पता रहेगा कि कौन से कृमि का अगर इन्फेक्शन है तो आप उसी का खास दवा देंगे। तो रोग होते हैं खासकर जो रक्त परिजीवी के रोग होते हैं वो अठैल से होते हैं, तो साफ सफाई गोहाल का भी करें, क्योंकि अठैल जो है वो दीवारों में भी चढ़ जाता है और रात में आके फिर खून चूसने लगता है। और जो गाय के ऊपर में अगर आपको अठैल दिख रहा है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, उसके लिए दवाएं उपलब्ध हैं, उसको आप धो करके अठैल को हटा दीजिए, देखिए आपके जानवर में ये बीमारियां होंगी ही नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा है कि हम इलाज से ज़्यादा हम उसको बचाव कैसे करें उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए, और थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे हमारे किसान भाई तो ये सारी बीमारियाँ होंगी ही नहीं। कि आप साफ़ सफाई ध्यान रखें। अब जैसे कि बरसात का मौसम में कृमि रोग ज़्यादा होता है तो 3 से 4 महीने के अंदर में गोबर जांच करा करके आप उसको कृमि का दवा दे दीजिए, तो उसका प्रोडक्शन देखिए ऐसे ही 3 किलो 4 किलो दूध वो ज़्यादा देने लगेगी। अच्छा सर, अभी के समय में एक चीज़ ये भी देखा जा रहा है कि तापमान में भी बहुत ज़्यादा अंतर हो जा रहा है। रात ठंड हो रही है, दिन में गर्म हो रहा है, क्या इससे भी जानवरों के शरीर पे या कहें कि उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ता है, तापमान के बदलने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है, उसमें स्ट्रेस में आ जाते हैं जानवर, तो उसमें बी कॉम्प्लेक्स का अगर इंजेक्शन लगाया जाए तो फ़ायदा होगा। और धूप में उसको ना ले जाए चराने के लिए, छाया में रखें और खाना वहाँ पर दें बांध करके, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तापमान से निश्चित तौर पे परेशानी आती है। उसको 6-6 महीने पे या 4 महीने पे उसका टीकाकरण किया जाता है, वो टीके पे निर्भर करता है, लेकिन आप आज के डेट में साल में 3 बार टीकाकरण एफएमडी के लिए करना आवश्यक हो गया है। और फिर एफएमडी के साथ में वो जो गला घोटू बीमारी है उसके लिए टीका उपलब्ध है, एंथ्रेक्स डकहा जिसको हम कहते हैं उसके लिए टीका उपलब्ध है, और हमारे पास में एचएस है ये, और बीक्यू जो लंगड़ा रोग है, ये 4 रोग के लिए टीके उपलब्ध हैं।
और इसका उपयोग हमारे किसान भाइयों को ज़रूर करना चाहिए। जी सर, आपने काफ़ी अच्छे ढंग से हमारे किसान भाइयों को समझाया है कि जानवरों में किस तरह के रोग हो सकते हैं, और सबसे प्रमुख रूप से है कि अगर टीका समय अंतराल पे उनको करवाते रहें तो निसंदेह जो है जानवर उनके सुरक्षित रहेंगे और जो उनका प्रोडक्शन है वो भी ठीक रहेगा। लेकिन चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि जो ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं या जो व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं, उनको क्या सुझाव देंगे कि केवल बीमारी आने पे ही इलाज न करें, प्रिकॉशन के तौर पे क्या करें? जी हाँ, देखिए 2-3 बातें होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि आप एक रख रखाव पे पूरा ध्यान दें, सफाई पे ध्यान दें। गोहाल का जो ज़मीन है उसको अगर आप साफ़ नहीं रखेंगे तो उसको थनैल होने का डर रहता है। दूसरा, टीकाकरण समय पर लगाएं और आप अपने आसपास के जानवरों को भी प्रोत्साहित कीजिए, पशुपालकों को, कि वो भी टीका लगाएं। केवल आपके लगाने से नहीं होगा, कम से कम गांव में 75% जो जानवर है उनका टीकाकरण हो जाना चाहिए। और सरकार से भी आप सुविधाएं ले सकते हैं, एफएमडी का तो टीका सरकार की तरफ से भी दिया जाना है। यानी जो खुले में चरते हैं उनमें ज़्यादा रिस्क है? हाँ बिल्कुल रिस्क है, उनमें तो रिस्क है ही है, और क्योंकि वो हवा से फैलता है, वो खुले में चरे चाहे नहीं चरे, वो उनको इन्फेक्टेड होने का चांसेस रहता है, संक्रमित हो सकते हैं। जी, तो किसान भाइयों, देखा आपने किस तरह से हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया है कि जो आपके पशु हैं, दुधारू पशु हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उनको कई तरह के रोग हो सकते हैं। और सबसे प्रमुख बात है कि समय के साथ उनको टीका ज़रूर करें। टीका अगर दे देते हैं तो काफ़ी हद तक रोग से आपके पशु बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और आपको नुकसान भी नहीं होगा। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों से जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें हमारे इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो इसी तरह से हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। आप खेतों में काम करते वक्त भी हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस मोबाइल निकालना है और सर्च करना है कृषि दर्शन रांची। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से आप हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। जाते जाते हम आपसे इतना ज़रूर कहना चाहेंगे किसान भाइयों कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। आप खेतों में अगर काम कर रहे हैं तो दूरी बना कर रखें, मास्क का इस्तेमाल करते रहें। हमारी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।